नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पहले अमेरिका के फ्रीडम हाउस और अब स्वीडन के वेराइटीज ऑफ डेमोक्रेसीज यानी वीडैम इंस्टीट्यूट ने भारत में लोकतंत्र की स्थिति पर चिंता जताते हुए कहा है कि वहां लोकतंत्र कमजोर हुआ है। वीडैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021 में कहा गया है कि भारत में चुनावी अधिनायकवाद का उदय हो रहा है। ये सेंसरशिप के मामले में पाकिस्तान के बराबर और नेपाल व बांग्लादेश से बदतर है। रिपोर्ट के अनुसार मोदी सरकार राजद्रोह, अवमानना और आतंकवाद निरोधी कानूनों का इस्तेमाल आलोचकों का मुंह बंद करने के लिए करती है। बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से 7,000 लोगों पर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया है। इनमें से अधिकतर उसके आलोचक हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को मोदी सरकार पर करारा हमला बोला और कहा कि भारत अब लोकतांत्रिक देश नहीं रहा है। राहुल गांधी ने स्वीडन के वीडैम इंस्टीट्यूट की डेमोक्रेसी रिपोर्ट का हवाला दिया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से चुनावी तानाशाह वाले देश में बदल गया है। रिपोर्ट में भारत को हंगरी और तुर्की के साथ रखा गया है और कहा गया है कि देश में लोकतंत्र के कई पहलुओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। वीडैम इंस्टीट्यूट की ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब बोलने की आज़ादी पर अंकुश लगाने और असहमति की आवाज़ को देश के खिलाफ बताने की पुरजोर कोशिशें की जा रही हैं। ममता बनर्जी पर कथित हमले के बाद आज पश्चिम बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों में रैली निकाली, टायर जलाए तो कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं से झड़प भी हुई। इसके बाद ममता बनर्जी ने अस्पताल से एक वीडियो संदेश जारी कर कार्यकर्ताओं से शांति बनाए रखने की अपील की है। ममता ने कहा है कि हमले में उनको काफी चोटें आई हैं, उनके हाथ पैर में तकलीफ है, लेकिन वो जल्द ही अस्पताल से बाहर आएंगी और व्हीलचेयर से चुनाव प्रचार करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी पर हमले को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साधा है और बीजेपी के नेताओं के निर्देश पर काम करने का भी आरोप लगाया है। आज टीएमसी नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को लेकर चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर शिकायत दर्ज कराई और इस मामले में गहन जांच करने की मांग भी की है। चुनाव आयोग के अधिकारियों से मिलने के बाद टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों से किनारा नहीं कर सकता है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होती है और चुनाव आयोग मुख्यमंत्री की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रहा है। उन्होंने कहा कि जब चुनाव आयोग प्रशासन का प्रभारी है तो हमले की जिम्मेदारी कौन लेगा? इसके लिए चुनाव आयोग ही जिम्मेदार है। ममता बनर्जी पर हमले को लेकर टीएमसी आक्रामक हो गई है। वो कल इसको लेकर मौन विरोध प्रदर्शन करेगी। पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी ने कहा कि हम कल दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक नंदीग्राम में काले झंडे दिखाएंगे और काले कपड़े से अपने मुंह को ढककर मौन विरोध करेंगे। इस तरह हम नंदीग्राम में हुई घटना की निंदा कर रहे हैं। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को कहा है कि ममता बनर्जी के हमले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, जिससे पता चल जाएगा कि ये एक सच में हमला है या वोट बटोरने के लिए एक अच्छे से रचा गया ड्रामा था। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता ऐसे नाटकों को पहले भी देख चुकी है। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली के बॉर्डर्स पर आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। कड़कड़ाती ठंड झेलने के बाद भयंकर गर्मी में धरने पर बैठे किसानों को 100 से ज्यादा दिन हो चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों के बारे में अब तक सरकार ने कोई फैसला नहीं किया है। लगभग 2 महीने से सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी बंद है और ये कब शुरू होगी, ताजा सूरत हाल में कुछ कहा नहीं जा सकता है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटिश संसद में हुई बहस का मुद्दा अब तूल पकड़ रहा है। ब्रिटेन के सांसदों ने इस मुद्दे पर भारत स्थित ब्रिटिश उच्चायुक्त को तलब करने पर गहरी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सांसद अपनी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे थे और भारत को ब्रिटेन के सांसदों के इस लोकतांत्रिक अधिकार का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि ब्रिटेन के कई नागरिकों के रिश्तेदार भारत में रहते हैं और वहाँ की स्थिति पर ब्रिटेन में रहने वाले ये लोग चिंतित हैं। बता दें कि 3 महीने से ज्यादा समय से चल रहे किसान आंदोलन पर ब्रिटेन के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में चर्चा हुई थी। ब्रिटेन के सांसदों ने कहा था कि वे कृषि कानूनों पर बहस नहीं कर रहे, इस पर विचार करना भारत सरकार का काम है, लेकिन किसान आंदोलन से जिस तरह भारत सरकार निपट रही है वे उससे चिंतित हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार के बड़े मंत्री नितिन गडकरी पर भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पर यह आरोप लगा है कि उनके कहने पर नागपुर नगर निगम ने स्वीडन की बस बनाने वाली कंपनी स्कैनिया से बसें खरीदी और उसके बदले में उस कंपनी ने गडकरी के परिवार के एक व्यक्ति की कंपनी को एक लग्जरी बस उपहार में दी। स्वीडिश टेलीविजन चैनल एसवीटी ने एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया है कि बस बनाने वाली कंपनी स्कैनिया के ऑडिटरों को पता चला है कि कंपनी ने 2017 में भारत के परिवहन मंत्री को विशेष रूप से डिजाइन की एक बस उपहार में दी, जिसे उसे भारत में कोई बड़ा असाइनमेंट यानी काम मिले। हालांकि गडकरी ने इन आरोपों को मनगढ़ंत और बेबुनियाद बताया है।
अधीर रंजन चौधरी की जगह अब लुधियाना से कांग्रेस सांसद रवनीत सिंह बिट्टू को लोकसभा में कांग्रेस पार्टी का नेता चुना गया है। कहा गया है कि अधीर रंजन चौधरी विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं, इसलिए यह फैसला किया गया है। कृषि कानून के विरोध को लेकर रवनीत सिंह बिट्टू काफी चर्चा में रहे हैं। रवनीत 3 बार से लोकसभा सांसद रहे हैं। मुंबई के मनसुख हिरेन मौत मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के पूर्व हेड और एनकाउंटर स्पेशलिस्ट सचिन वाजे से मुंबई एटीएस ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की है। वाजे से यह पूछताछ ऐसे समय में हुई है जब उनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लग रहे हैं। सचिन वाजे से पूछताछ में वह तमाम सवाल जवाब किए गए जिससे मनसुख हिरेन की मौत के राज से पर्दा उठ सके। बता दें, मनसुख हिरेन की पत्नी ने वाजे पर आरोप लगाया है कि वो हिरेन की मौत में शामिल थे। मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक सामग्री लदी हुई कार से जुड़े मामले के तार अब तिहाड़ जेल से जुड़ते दिख रहे हैं। दरअसल जैश उल हिंद के नाम से विस्फोटक सामग्री और कार की जिम्मेदारी लेने वाला जो मैसेज भेजा गया था उसे एक टेलीग्राम चैनल से भेजा गया था और उस टेलीग्राम चैनल को कथित तौर पर तिहाड़ जेल में बनाया गया था। एक निजी साइबर एजेंसी ने यह दावा किया है। एक सरकारी एजेंसी द्वारा इस मामले की पड़ताल करने के लिए संपर्क करने पर निजी एजेंसी ने इसकी जाँच की। फिलहाल इस मामले की जाँच NIA कर रही है। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद आज सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है। नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन में किसी को भी बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ जरूरी सामानों के लिए ही दुकानें खुलेंगी। बता दें, महाराष्ट्र में एक बार फिर से काफी तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर लोग एहतियात नहीं बरतेंगे तो फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। रूस ने ट्विटर पर कार्रवाई की है, जिसके चलते रूस में ट्विटर की स्पीड को धीमा कर दिया गया है। रूस की संस्था ने कहा है कि उन्होंने ट्विटर से करीब 3000 ऐसे पोस्ट को हटाने को कहा था जो प्रतिबंधित सामग्री रखते हैं। इस कंटेंट में ड्रग्स और पोर्नोग्राफी जैसे कंटेंट शामिल था, लेकिन ट्विटर ने ऐसा नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। ट्विटर ने इस कार्रवाई को चिंताजनक बताया। वहीं रूस में लोगों का कहना है कि वे ट्विटर पर फोटो और वीडियो देखने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि रूस में राष्ट्रपति पुतिन के विरोधी ट्विटर पर काफी एक्टिव हैं और वो इसका काफी इस्तेमाल विरोध की आवाज उठाने के लिए भी करते हैं। म्यांमार की सेना लगातार आंग सान सू की पर नए आरोप लगा रही है। अवैध तरीके से वॉकी टॉकी मंगवाने के आरोप के बाद अब सेना ने कहा है कि आंग सान सू की ने सरकार में रहते हुए अवैध तरीके से सोना और करोड़ों रुपए लिए हैं। वहीं आज सेना की गोलीबारी में 8 प्रदर्शनकारियों के मारे जाने की भी सूचना है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।